जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग कर रहे हैं और आप जानते हैं आप बोर्ड पेपर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और ऐसी स्थिति में आपको ये प्रूविंग जरूर पढ़कर जानी चाहिए। क्या है आज की प्रूविंग, चलिए समझते हैं। ये प्रूविंग मैंने चैप्टर नंबर 11 से प्रत्यावर्ती धारा से ली है, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से। क्या है प्रूविंग? सिद्ध करो कि LCR परिपथ में प्रतिबाधा को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से का फार्मूला ये है और कलांतर का फार्मूला ये प्रूव होके आता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले आपको बनाना है LCR सर्किट। LCR यानी L को कहते हैं हम लोग प्रेरकत्व, तो जिसका संकेत आप देखते हैं स्प्रिंग की तरह होता है। C को कहते हैं हम लोग धारिता, संधारित्र की धारिता, जिसको हम लोग इस तरह से संकेत से दिखाते हैं। R को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, जिसको हम लोग इस संकेत से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिबाधा को कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में और प्रत्यावर्ती का जो संकेत होता है वो इस तरह होता है। यानी कि ये पूरा कुल मिला के बनता है LCR सर्किट। किसके अंदर, किसके अंतर्गत है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती जहाँ पे ये लगाया गया प्रत्यावर्ती विभव है, क्योंकि यहाँ पे विभव लगाओगे तो ये कुछ वर्ग करेगा। अब ये कैसे वर्ग करेगा इसको समझते हैं। इसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के दिया है कि जब भी आपको L और C पर कहीं पर मिले तो जो VL विभव होता है, मतलब L का जो विभव, L को कहते हैं प्रेरकत्व, जो प्रेरकत्व का विभव होता है वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में बनाना है और जो धारिता का जो विभव होता है वो हमेशा किधर बनाना है? डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ बनाना है। और R वाले का विभव हमेशा नीचे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी लाइन बना देना है, एक्स अक्ष की तरह। ठीक है, जो भी बच्चे इस नई मेरी वीडियो तक पहुँचे हैं, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, भले आपने ये चैप्टर पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको ये प्रूविंग बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं ना, आपके पास टाइम है क्योंकि आप बोर्ड पेपर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो आप बस केवल इसको देखते जाइए, गारंटी दे रहा हूँ आप बिल्कुल एक एक चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले LCR सर्किट बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद विभव का एक ग्राफ बनाएंगे। और विभव का कैसे ग्राफ बनाओगे? L लगा है और L वाले का विभव इतना याद कर लीजिए आप ऊपर की तरफ, तो ये हो गया L वाले विभव। ठीक है, और C वाले का विभव वो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, और R वाले का विभव सेम डायरेक्शन में इस तरह बनेगा, यहाँ तक आ गए। क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, L ऊपर की तरफ चीज़ को खींच रहा है और C नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर इसमें L ज़्यादा है तो L वाला जीत जाएगा और यदि C ज़्यादा है तो C वाला जीत जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझिए कि यहाँ पर आप कुछ मान लीजिए कोई पत्थर रखा हुआ है, अब उस पत्थर को L कह रहा है मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ और C कह रहा है मैं उस पत्थर को नीचे ले जाऊँगा। अगर L ने ज़्यादा ताकत लगा दी तो L वाला उस पत्थर को ऊपर की तरफ ले जाएगा और C ने ज़्यादा ताकत लगा दी तो C वाला नीचे की तरफ ले जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर L जीत गया है। अब मान लीजिए L जीत गया, हो सकता है C जाए, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं L जो जीत गया, तो अब क्या होगा कि चीज़ नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और कितने न्यूटन से जाएगी? वो इस वाले और इस वाले विभव को घटा कर जाएगी, यानी जो टोटल यहाँ पर जाएगा वो VL माइनस VC। फिर से इस पॉइंट को समझते हैं। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे L ही जीतेगा, C भी जीत सकता है। और चाहे आप C को यहाँ पे आप नीचे की तरफ ले जाओ, चाहे L ऊपर की तरफ ले जाओ, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। तो आप कोई एक कंडीशन को लेके प्रूविंग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कंडीशन जो ले रहे हैं वो L को जीत कर ले रहे हैं, मतलब L वाला जीत रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप C को जिता के करोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही प्रूविंग मानी जाएगी, उतने ही नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ऐसे समझिए कि एक ये पत्थर रखा है, अब इस पत्थर को कोई व्यक्ति इधर से 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है और इधर से इसको ये 5 मान लेते हैं कि 7 न्यूटन से खींच रहा है उस तरफ और 10 न्यूटन से कोई खींच रहा है इस तरफ। फिर मैंने कहा ये जो पत्थर है किधर जाएगा, तो आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने पूछा कितने न्यूटन से जा रहा है, कितने न्यूटन से खींचा जा रहा है इस समय वो, तो इस समय वो खींचा जा रहा है कितने? 3 न्यूटन से, क्योंकि 10 तो पूरा इफेक्ट इसका, 7 ये वाला इफेक्ट तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना न्यूटन से जा रही? 3 न्यूटन से जा रही। तो 10 माइनस 7 आपने किया तब ये निकल के आया 3 न्यूटन से जा रही है। सेम काम यहाँ पर भी है, यहाँ मैंने 10 लिया है, 10 की जगह यहाँ क्या लिखा है? VL, यहाँ पे मैंने 7 लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है? VC। मैंने कहा ऊपर वाला जीत गया है, इसका मतलब वो कितने से जा रहा होगा? VL माइनस VC। जैसे यहाँ पे आपने किया है 10 माइनस 7 से किया है, यानी कि जो हमारा फाइनल इफेक्ट है वो कितना है? 3, ना कि 10। भले चीज़ इधर जा रही है वो, लेकिन कितने इफेक्ट जा रहे हैं? 3 से, मतलब उसके सबट्रैक्ट घट के जा रही है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल इफेक्ट क्या है? VL माइनस VC। तो इसको याद रखेंगे, फाइनल इफेक्ट है VL माइनस VC। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक आ गया R ने कहा हम इसको उधर ले जाएंगे। अब ये इधर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। अब ऐसी दशा में जो चीज़ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो एंगल क्रिएट हो रहा है, इस बार जो एंगल है वो 90 का एंगल है, क्योंकि ये ऊपर ले जा रहा है, ये सामने, तो एंगल बन रहा है 90।
और जब भी एंगल 90 क्रिएट होता है दो एंगल को छोड़ के 0 और 180 तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे L और C में जो एंगल क्रिएट हुआ है मेरे दोस्त वो है 180, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे बिल्कुल बन जाएगा 180। तो वहाँ पर हम चीज़ को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं कि घट रही है जुड़ रही है, ठीक है। लेकिन जब और कोई एंगल आ जाए 0 और 180 को छोड़कर तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं परिणामी। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा परिणामी कि टोटल कितना है वो। कैसे लगाते हैं परिणामी की तरह देखें तो लिखेंगे आप परिणामी विभव, परिणामी विभव। अब परिणामी विभव का क्या फार्मूला जरा ध्यान से देखें। परिणामी विभव को मैंने मान लिया V, मतलब क्या है कि ये चीज़ ऊपर ले जा रहा है, ये सामने ले जा रहा है। अब हमें तो पक्का पता है कि ये ना ऊपर जाएगी ना सामने जाएगी, तो कहाँ से जाएगी, इसके बीच से जाएगी। हमेशा परिणामी में चीज़ें बीच से ही निकलती पूरी फिजिक्स में। अब वो ना VL माइनस VC से इधर जाएंगी ना VR से जाएंगे, एक नया यहाँ पे विभव आ जाएगा, उस विभव को हम लोग लेट कर रहे हैं V। इस V को ही कहा जा रहा है यहाँ पे परिणामी विभव। तो परिणामी विभव इस V की कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाए, इसका जरा फार्मूला देखिए क्या है ना। मैं फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखिएगा। V बराबर होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। ये पूरी फिजिक्स में मेरे प्यारे दोस्तों परिणामी कहीं पर भी निकाल लिया आप। फिजिक्स के जितने भी बड़े हैं ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके 11-12 जितने भी आप पढ़ा लो, पूरी फिजिक्स में हमेशा परिणामी का यही फार्मूला बनेगा, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं। V1 की जगह आप देख रहे हो VR है, V2 की जगह आप देख रहे हो ये, ठीक है। या V1 इसको कह दो, V2 इसको कह दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो V1 की जगह आप कह सकते हो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, V2 की जगह आप कह सकते हो VR स्क्वायर प्लस, चलिए इसको लिख देते हैं, यहीं पे नीचे थोड़ा आ रहा है 2। V1 की जगह लिखा है VL माइनस VC इंटू V2, V2 की जगह हमें लिखना है VR इंटू, चलिए इसको मिटा देता हूँ, VR कॉस थीटा। V1 और V2 के बीच में हमारे लिए V1 ये काम कर रहा है, V2 का काम ये कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे 90। और आप जानते हो cos 90 ये पूरा रूट के अंदर चल रहा है ना, लिख लेना यहाँ पे। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यानी ये जो एंगल इतना मान हो गया 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सब मल्टीप्लाई में लिखें तो इतना हो गया 0। क्या बच रहा है V बराबर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। वर्ग करने से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी आगे बढ़ पाएगी। तो क्या किया मैंने, वर्ग कर दिया। आप पूरा अच्छे से लिखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो ये जब वर्ग करोगे तो V स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप वर्ग करेंगे तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। तो ये लिखा है V स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर से रूट कैंसिल VL माइनस VC, L आप थोड़ा देख लेना, मेरा L ऐसे ही बन जाता है, प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। तो चलिए जितना स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व करते चले जाना है। ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें मुझे अब बनाना है, क्योंकि जो हमारी प्रूविंग है वो कह रही जेड लॉ। जेड का जो फार्मूला है वो जेड को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ही होता है। और प्रतिरोध हमें कब मिलता है, ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR। ध्यान से देखिएगा प्रतिरोध कब मिलेगा, प्रतिरोध क्या होता है R, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो प्रतिरोध है फाइनल प्रतिरोध रेजिस्टेंस वो जेड से शो किया जाता है। तीनों को मिला देने का जो R का रेजिस्टेंस, C का रेजिस्टेंस, L का रेजिस्टेंस, तीनों को जब मिला दिया जाता है तो एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है। उस नए रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं जेड, जिसको शो करते हैं जेड से, उसका नाम क्या होता है, प्रतिबाधा। अब इस प्रतिबाधा को कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रतिबाधा भी एक रेजिस्टेंस ही है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग ओम के नियम से देखें तो V बराबर IR है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R। अगर मैं आपसे कहूँ कि R की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो I को आप डिवाइड में लाओगे तो V अपॉन I क्या बनेगा, R। लेकिन मैं अगर कहूँ L और C और R को अगर तीनों को मिला दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस बनता है Z। अब उस Z को कैसे निकालोगे, तो ऊपर V और नीचे क्या होना चाहिए, I। यानी हमारे फार्मूले में यहाँ पे Z तब तक नहीं आएगा जब तक नीचे क्या ना आए, I। अब इस नीचे I को कैसे लाया जाए, क्योंकि ऊपर तो V स्क्वायर है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, I स्क्वायर से। इससे क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर को हम लोग इसको एक साथ स्क्वायर में लिखेंगे, V अपॉन I बन जाएगा Z। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब यहाँ से,
आई स्क्वायर से भाग करने वाले हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे आई स्क्वायर से भाग करने पर, भाग मतलब डिवाइड करने पर, है ना, भारत देश के वासी हो हिंदी पढ़ो, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। क्यों मैंने आई से डिवाइड किया, इसका रीजन अभी समझना, हालांकि मैंने समझाया, फिर से एक बात समझते हैं यहाँ पे। तो v अपॉन आई का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें हम लोग लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी अपॉन आई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वी आर अपॉन आई का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझिए, इस आई को हम लोग इस दोनों के डिवाइड में अलग अलग करेंगे, तो v अपॉन आई का होल ऑफ स्क्वायर वी एल माइन वी एल अपॉन आई माइनस वी सी अपॉन आई का होल स्क्वायर, ये वी सी लिखा हुआ है, प्लस वी आर अपॉन आई का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे मैं ये संकेत क्यों ले रहा हूँ, वी एल संकेत क्यों ले गया है, वी का मतलब विभव और किस पे, एल वाले पे, मतलब प्रेरकत्व पर वोल्टेज यानी विभव, तो एल वाले पर विभव कितना है वी एल, सी वाले पे विभव क्या है वी सी, आर वाले पर विभव क्या है वी आर। जैसे आप ओम का नियम पढ़ते हो, वी बराबर होता है आई आर, अगर इस आई को हम लोग वी के नीचे भेज दे तो आर बन जाता है, वी के नीचे जब आई लेते तो आर आता है, इसका मतलब पता है ये कौन सा विभव है, आर वाले पर विभव है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं वी एल अपॉन आई, तो इसका मतलब पता है कौन सा ये प्रतिरोध बनेगा, इसको हम लोग एल प्रतिरोध से शो करते हैं, एक्सेल से, एल वाले के प्रतिरोध को शो किया जाता है एक्सेल से। चलिए मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, एल वाले का प्रतिरोध होता है एक्सेल और सी वाले का जो प्रतिरोध होता है उसको कहते हैं एक्सी, आर वाले के प्रतिरोध को आर से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, और वी अपॉन आई टोटल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस एल सी और आर को मिला के उसका एक नया संकेत बनेगा, उस नए संकेत को हम लोग कहते हैं जेड, ठीक है। ऊपर क्या लगा स्क्वायर वी एल अपॉन आई का एक नया रेजिस्टेंस बनेगा एल वाले का, और एल वाले के रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्सएल, तो यहाँ से आ गया ये एक्सएल और यहाँ से माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर और वी ए बन गया आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा, यानी जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गए आप, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ यहाँ पर भी आपको पेपर में प्रूफ यहाँ तक भी आ सकता है, और क्योंकि आपको मैंने चैप्टर में केवल इंपॉर्टेंट ये प्रूविंग ही करा रहा हूँ, पूरे चैप्टर को मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया है। आपको जब चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तो एक फार्मूला है कि जो एक्सएल का फार्मूला होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्सी का जो फार्मूला होता है 1/ओमेगा-c होता है, जहाँ पे एक्सएल को हम लोग कहते हैं धारती प्रतिघात, एक्सी को कहते हैं, एक्सएल को कहते हैं प्रेरकी प्रतिघात, एक्सी को कहते हैं धारती प्रतिघात, और ओमेगा को कहते हैं क्या, कोणीय संवेग, है ना। यहाँ पे ओमेगा क्या है, कोणीय संवेग कह देंगे इसको, ठीक है। अब एल क्या है, प्रेरकत्व, सी क्या है, धारिता। अब हमें क्या करना है, एक्सएल की जगह आप लिख दो ओमेगा एल और एक्सी की जगह आप लिख दीजिए 1/ओमेगा-c, तो जेड बराबर एक्सएल की वैल्यू आप लिखेंगे ओमेगा एल माइनस एक्सी की जगह 1/ओमेगा-c प्लस एक्सएल की जगह आप पुट कर रहे हैं ओमेगा एल, एक्सी की जगह आप पुट कर रहे हैं 1/ओमेगा-c, आगे लिखा है आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई जेड की, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जेड बराबर यहाँ से आ रहा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर। इसके बाद ये सी लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे क्या फार्मूले में प्रूव करना है, फाई की वैल्यू। अब फाई कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। फाई सबसे पहले आप लिखेंगे कलांतर, अब यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे जेड क्या है, प्रतिबाधा, उसको संकेत बता देना ये प्रतिबाधा का व्यंजक है, कलांतर। अब देखिए कलांतर कैसे शो करेंगे, कलांतर को हम लोग दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, 10 फाई से, जहाँ पे फाई क्या है, कलांतर। मुझे फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहाँ पे 10 फाई ही क्यों लिया, इसका रीजन समझिए। 10, हाँ मैंने फिगर यहाँ पे मिटाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अगर नहीं लिया है। चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं इसको, अभी मैंने एक फिगर बनाया था एल वाले में और सी वाले में,
तो आपने वहाँ पे देखा था पहले एल ऊपर की तरफ था वी एल वाले और वी सी नीचे था, ये था वी आर, और एल और सी में मैंने बताया था एल वाला जीता, तो यानी उसका इफेक्ट था वी एल माइनस वी सी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हम लोग एक त्रिभुज के हिसाब से देखें तो ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है आधार, ये लंब और ये क्या है आधार। तो यहाँ से हम लोग देखें तो टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, पूरा लिख दे रहा हूँ, टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये है परपेंडिकुलर, कौन वी एल माइनस वी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन फाई बराबर वी एल माइनस वी सी, आधार क्या है वी आर, आधार क्या है वी आर, क्योंकि ये भी रिजल्ट हमारा हो सकता है। अब ये रिजल्ट क्योंकि हमें लाना नहीं है, हमारे रिजल्ट में क्या है कि ये शो करके दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रिजल्ट को अब ये बनाएंगे। और कैसे बनाना जरा ध्यान से देखें। अब इस रिजल्ट को हम लोग इस रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले रिजल्ट को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। हो सकता है आपके पेपर में यहीं तक प्रूव करने को कहे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन अब इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले विभव से हटाएंगे और प्रतिरोध लाएंगे। और प्रतिरोध को कैसे लाओगे, जब तक V के नीचे I नहीं आएगा प्रतिरोध नहीं आ सकता। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन फाई बराबर, अगर मैं ऊपर और नीचे I से डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन I अपॉन वी आर अपॉन I, मैंने क्या किया I से डिवाइड कर दिया दोनों में। तो टेन फाई वी एल के नीचे जब आप I रखोगे ऐसे वी एल अपॉन आई माइनस वी सी अपॉन आई अपॉन वी आर अपॉन आई, तो जो वी एल अपॉन आई है वो बन जाएगा क्या एक्सएल धारती प्रेरकी प्रतिघात माइनस एक्स वी सी अपॉन आई, इसको कहते हैं धारती प्रतिघात, और ये क्या बन जाएगा आर। और अभी मैंने बताया है एक्सएल की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा एल, एक्स की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन फाई बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। 10 को आप उठा के उधर कर देंगे तो 5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। अब मैंने 10 को उधर ही क्यों किया, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी किसकी कलांतर की, तो कलांतर होता है 5। अब 5 की वैल्यू निकालने के लिए 10 को उधर आप भेज देंगे तो 5 की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में आर। तो ये मुझे प्रूव करना था, प्रतिबाधा मैंने पहले प्रूव करा दी है, कलांतर ये है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन प्रूविंग के साथ फिर से मिलूंगा मैं। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद।